अध्याय 10 हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन नगरीकरण भाग 2 धार्मिक प्रथाएं। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा है। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। लेकिन हड़प्पाई लोग मिस्रवासियों की तरह मातृ सत्तात्मक थे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मिस्र में राज्य या संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था, किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकार का स्वरूप क्या था यह हमें ज्ञात नहीं है। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की स्तुति है, किंतु उसको कोई प्रमुखता नहीं दी गई। सुदीर्घ काल के बाद ही हिंदू धर्म में इस मातृदेवी को उच्च स्थान मिला है। ईसा की 6ठी सदी और उसके बाद से ही दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी आदि विविध मातृ देवियों को पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवियों का स्थान मिला। काल क्रमेण प्रत्येक गांव की अपनी अलग अलग देवी हो गई। सिंधु घाटी के पुरुष देवता एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा पद्मासन लगाए दिखाया गया। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर 2 हरिण है। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया जाता है, पर यह संदेहास्पद लगता है क्योंकि सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए। निसंदेह हम लिंग पूजा का भी प्रचलन पाते हैं, जो कालांतर में शिव की पूजा के गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेकों प्रतीक मिले। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा है। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। वृक्षों और पशुओं की पूजा। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मोहर यानी सील पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कई पशु मोहरा पर अंकित है। इनमें सबसे महत्व का है एक सींग वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न, जो गेंडा हो सकता है। उसके बाद महत्व का है कुबड़ वाला सांड। आज भी जब ऐसा सांड बाजार की गलियों में चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ता दे देते हैं। इसी तरह सींग वाले देवता के चतुर्दक पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है कि उनकी भी पूजा होती थी। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, जैसा कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाया जाता था। धर्मोपासना सूचक वस्तुओं के रहते हुए भी हड़प्पा के नगरीकरण को धर्म से जोड़ना ठीक न होगा, जो बात कांस्य युग के अन्य नगरीय समाजों पर भी लागू होती है। जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तावीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए तावीज़ पहनते थे। आर्यतर परंपरा से संबद्ध माने जाने वाले अथर्ववेद में अनेकों तंत्र मंत्र या जादू टोने दिए गए और रोगों का तथा भूत प्रेतों को भगाने के लिए तावीज़ बताए गए। हड़प्पाई लिपि। प्राचीन मेसोपोटामियाइयों की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। कुछ लोग इसे द्रविड़ या आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग संस्कृत से तो कुछ लोग सुमेरी भाषा से, परंतु इन पठनों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम उनके विचारों और विश्वासों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। हड़प्पाइयों के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मिस्रियों और मेसोपोटामियाइयों के हैं। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर हैं और हर एक में 2-4 ही शब्द हैं। इन मोहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ हैं और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है।
मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु यह तो सिंधु प्रदेश का आविष्कार है और पश्चिम एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता। मापतौल। लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया। सिंधु क्षेत्र के नगरवासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदानों में मापतौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के रूप में व्यवहृत बहुत सी वस्तुएं पाई गईं। उनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। दिलचस्प बात यह है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत में आधुनिक काल तक चलती रही। हाल तक 1 रुपया 16 आने का होता था। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मृदभांड। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिलती है। हड़प्पा भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। मोहरे यानी सीले। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उसकी मोहरे। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश सीलों पर लघु लेखा के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी हुई हैं। प्रतिमाएं। हड़प्पा शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, पर मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा एकदम नग्न है। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। सेलखड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र हैं और सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें बनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई। मृण मूर्तिकाएं। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तिकाएं जो टेराकोटा कहलाती हैं मिली हैं। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियां मिलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियां भी मिली हैं जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। जहां मोहरे और प्रतिमाएं मंजी दक्षता के साथ बनाई गई, वहीं मृणमूर्तियां बहुत ही सरल कलाकृतियां हैं। इन दोनों कोटियों के शिल्पों के बीच जो अंतर है वह इनका इस्तेमाल करने वाले वर्गों के बीच के अंतर का सूचक है। प्रथम कोटि की कलाकृतियों का उपयोग उच्च वर्ग के लोगों में होता था और द्वितीय कोटि का जनसामान्य में। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ हमें कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं पाते। उद्भव, उत्थान और अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईस्वी पूर्व और 1900 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। लगता है अपने अस्तित्व की पूरी अवधि भर यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही। सारी जीवन पद्धति में एक रूपता बनी रही। वही नगर योजना, मुहरे, वही मृणमूर्तियां और लंबे लंबे चढ़ फलक दिखाई देते रहे। लेकिन इस अपरिवर्तनीयता पर बहुत अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। हमें मोहनजोदड़ो की मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे क्षीण हुई और क्षीण होते होते भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। कई हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान में कालीबंगा में मिले। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे, परंतु किस तरह इन देशी बस्तियों से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति उद्भूत हुई यह बात स्पष्ट नहीं है। न ही हमें इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस उपमहादेश के हड़प्पाई नगरों के पनपने में किसी बाहरी प्रभाव का हाथ था। हो सकता है कि हड़प्पा की शहरी संस्कृति के विकास में मेसोपोटामिया के नगरों से कुछ प्रेरणा मिली हो, परंतु हड़प्पा संस्कृति देशी ढंग की थी, इस बात में कोई शंका नहीं। इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो इसे पश्चिम एशिया की समकालीन संस्कृतियों से पृथक करते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पद्धति की है और इसमें सड़कों, नालियों और मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था है। दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों में बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिनमें पक्का स्नान घर और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है।
पश्चिम एशिया के नगरों में इस तरह की नगर योजना नहीं पाई गई। संभवतः कीट द्वीप के नोसस नगर को छोड़ प्राचीन युग के किसी भी अन्य नगर में जल निकास का ऐसा उत्तम प्रबंध देखने को नहीं मिला। हड़प्पाई लोगों ने पकी ईंटों के इस्तेमाल में जिस कौशल का परिचय दिया वैसा पश्चिम एशिया वाले नहीं दे पाए। हड़प्पाइयों के वृद्धभांड और उनकी मोहरें अपने खास ढंग की हैं और इन पर अंकित पशुमंडल स्थानीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक खास लिपि बनाई जिसका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से कोई साम्य नहीं है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन संस्कृति थी, तथापि इसमें कांसे का सीमित उपयोग हुआ और ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते रहे। अंत में हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था उतना विशाल और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं था। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंग की बृहत्तम संरचनाओं में आती है। अभी तक हड़प्पा जैसा नगर विस्तार अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिला। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं तो 1900 ईस्वी पूर्व के बाद भी टिकी रही, लेकिन हड़प्पा की नगरीय संस्कृति लगभग उसी समय लुप्त हो गई। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास तनिक सी बढ़ी और फिर ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ भाग में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई, इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि ज़मीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया, पर इसका साक्ष्य बहुत कम है। कांस्य युग की इस विशालतम सांस्कृतिक सत्ता के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। हम नहीं जानते कि क्या नगर के उजड़ जाने से वणिक और शिल्पी लोग देहात की ओर चले गए और वहां हड़प्पा के तकनीकी कौशलों को फैलाया। हमें सिंधु, पंजाब और हरियाणा की नगरोत्तर काल की स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है। सिंधु क्षेत्र के भीतर हम खेतिहरों की बस्तियां तो पाते हैं, लेकिन पूर्व काल की संस्कृति के साथ उनका संबंध स्पष्ट नहीं होता है। हमें स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी की अपेक्षा है। हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था। हड़प्पा संस्कृति शायद 1900 ईस्वी पूर्व तक जीती जागती रही। बाद में इसकी नगरीय अवस्था लुप्त सी हो गई। परिपक्व संस्कृति के परिचायक थे सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक स्तर पर ईंटों की संरचनाएं, लेखन कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहरों के बीच अंतर, कांसे के औजारों का इस्तेमाल और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड का निर्माण। इसकी शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य एवं पश्चिमी भारत में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। इनका काल लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पहले इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर बताया जाता था, पर अब यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से अधिक जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां मूलतः ताम्रपाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान है, फिर भी कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन, वक्र, अस्तूरा, बंसी और बर्छा मिलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था में गाँवों में बस गए और खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने का धंधा करने लगे। शायद देहातों में धातु संबंधी तकनीक जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्तियां बन पाने में सहूलियत हुई। गुजरात के प्रभास पाटन यानी सोमनाथ और रंगपुर जैसे कुछ स्थान तो हड़प्पा संस्कृति के मानो औरस पुत्र हैं, किंतु उदयपुर के निकटवर्ती आहार में हड़प्पाई तत्व कुछ एक ही पाए जाते हैं। गिलुंद में, जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है, ईंटों की संरचनाएं भी मिली है, जिन्हें लगभग 2000 ईस्वी पूर्व और 1500 ईस्वी पूर्व के बीच रखा जाता है। हालांकि पकाई हुई ईंटों के मिलने की खबर भगवानपुरा की उत्तर हड़प्पाई अवस्था के बारे में दी गई, पर ईंट वाले स्तर का काल निर्धारण संदेहास्पद है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किला के गैरिक मृदभांड OCP स्थल पर चंद ईंटें मिली हैं। फिर भी हड़प्पाई तत्व का प्रभाव मालवा की उस ताम्रपाषाण संस्कृति लगभग 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व पर, जिसकी सबसे बड़ी बस्ती नवदा टोली में है, बहुत कम है। जोरवे स्थलों पर भी जो तापी, गोदावरी और भीमा की घाटी में पाए गए हैं, यही बात लागू होती है। जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी है दैमाबाद की बस्ती, जो करीब 22 हेक्टेयर में बसी है और जहां 4000 आबादी हो सकती है। इसका स्वरूप आद्य नगरीय कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश जोरवे बस्तियां गांव ही हैं।
नगरोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वात घाटी में मिली हैं। यहाँ वे लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती और पशुपालन भी करते थे। वे मंद चाल वाले चाक पर बने काला धूसर ओपदार मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ये मृदभांड ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी और उसके बाद के उन मृदभांडों से मिलते हैं जो उत्तरी ईरान के पठार से प्राप्त हुए हैं। स्वात घाटी के निवासी भी चाक पर लाल पर काले रंग वाले मृदभांड तैयार करते थे, जो आरंभिक नगरोत्तर काल के मृदभांडों से निकट संबंध जताते हैं। इनसे प्रकट होता है कि हड़प्पा से संबंध नगरोत्तर संस्कृति से इनका संबंध था। इसलिए स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर मान सकते हैं। भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में भी कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें जम्मू में मंडा, पंजाब में चंडीगढ़ और संघोल, हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास उल्लेखनीय है। जान पड़ता है कि हड़प्पाई लोगों ने चावल की खेती तब शुरू की जब वे हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास पहुंचे। रागी उत्तर भारत की किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे, जैसा कि हड़प्पा के मृदभांडों पर मिले कपड़े की छापों से अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के उत्तर हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं, उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिलते हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेटेंड ग्रेवेयर PGW अवशेषों से सम्मिश्रित पाए गए, लेकिन इस काल में हड़प्पा संस्कृति पूर्ण विघटन की अवस्था में आ चुकी प्रतीत होती है। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई। गुजरात के उत्तर काल में पत्थर के घनाकार बाट और पकी मिट्टियों की पिंडिकाएं, टेराकोटा केक नहीं मिलते। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और वैशिष्ट्य सूचक चित्राकृतियों का अभाव है। यद्यपि गुजरात में वागदत्र यानी फाइंस अप्रचलित हो चुका था, तथापि उत्तर भारत में यह खूब चलता था। नगरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिम एशियाई केंद्रों से हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया। लाजबर्द मणि, चट, इंद्रगोप मणि, कार्नेसियन बीड़ तथा तांबे और कांसे के पात्र व्यापार वस्तुओं में या तो लुप्त हो चुके थे या विरल हो गए थे। यह सब स्वाभाविक था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उत्खनित अधिकांश उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां हैं। सिंधु घाटी में नए लोगों का आगमन। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए, जिनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषण की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिली हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतहों पर नई किस्म की कुल्हाड़ियां, छुरे और पसलीदार और सपाट चूल वाली छुरियां मिली हैं। ये कुछ बाहरी आक्रमण के संकेत देती है। हड़प्पा की अंतिम अवस्था में कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं, जहां नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृदभांड है। नए प्रकार के मृदभांड बलूचिस्तान के कुछ स्थलों पर भी मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए, जो आमतौर से वैदिक लोगों से जुड़े हैं। ये सारे काम उन अश्वारोही लोगों के हो सकते हैं जो ईरान अथवा दक्षिण मध्य एशिया से पहाड़ियों के रास्ते आए होंगे, लेकिन अधिकांश नए लोग पंजाब और सिंधु के हड़प्पाई नगरों के तहत तहस नहस होने के बाद आए। यद्यपि वैदिक कार्य अधिकांशतः उसी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे जहाँ एक समय हड़प्पा संस्कृति विराजमान थी, तथापि हमें ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है जो कि सुदृढ़ हड़प्पाइयों और आर्यों के बीच कोई भारी संग्राम हुआ था। 1500 ईस्वी पूर्व और 1200 ईस्वी पूर्व के बीच उत्तर हड़प्पा संस्कृति वाले लोगों के साथ वैदिक संस्कृति वाले जत्थों का कहीं कहीं सामना हुआ होगा। हड़प्पा उत्पत्ति की समस्या। लगभग 4000 ईस्वी पूर्व में पाकिस्तान के अंतर्गत चोलिस्तान की मरुभूमि में हकरा नदी के इलाके में हड़प्पा संस्कृति के पहले की अनेक कृषक बस्तियां मिलती हैं, लेकिन कृषक बस्तियां मृदभांड पूर्व नवपाषाण युग में सिंधु घाटी के किनारे बलूचिस्तान के पूर्वी छोर पर लगभग 7000 ईस्वी पूर्व में प्रकट हुई। इसी समय के लोग बकरियां, भेड़ और मवेशी पालने लगे। वे गेहूं और जौ भी उपजाने लगे। 5वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व से जब अन्नागार का प्रचलन हुआ, जीविका उपार्जित करने की ये प्रक्रियाएं विस्तृत हुई। 5वीं और 4थी सहस्त्राब्दियों ईस्वी पूर्व में कच्ची ईंटों का प्रयोग शुरू होने लगा। चित्रित मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भी बनने लगी। बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में रहमान डेरी नामक स्थल पर नियोजित सड़कों और आवासों की व्यवस्था हुई
और वह प्राचीनतम नगर के रूप में विकसित हुआ। यह स्थल पश्चिम में प्रायः हड़प्पा के समांतर अवस्थित था। प्रत्यक्षतः प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियां बलूचिस्तानी बस्तियों से उत्पन्न हुई। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का श्रेय मुख्यतः प्राकृतिक पर्यावरण को दिया जाता है। आज हड़प्पा क्षेत्र का पर्यावरण शिल्प और कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में वहाँ का वातावरण शुष्क नहीं था। हमारे पास इन बातों के साक्ष्य हैं कि 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व में सिंधु में भारी वर्षा होती थी और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी सरस्वती में, जिसकी पहचान सिंधु की सूखी नदी हकरा से की जाती है, पानी का अच्छा बहाव था। कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहते हैं, लेकिन हड़प्पाई हकरा में पानी का बहाव यमुना और सतलज की देन था। ये दोनों नदियां हिमालय में विवर्तनिक परिवर्धन के कारण कुछ शताब्दियों तक सरस्वती से मिली रहीं। इसलिए हड़प्पा संस्कृति को बढ़ावा देने का श्रेय सिंधु के साथ इन दोनों नदियों को भी मिलना चाहिए, न कि केवल सरस्वती को। इसके अतिरिक्त सिंधु क्षेत्र में भारी वर्षा होने के साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहते हैं, लेकिन इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। नियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की बनी बड़ी बड़ी संरचनाएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में ये विशेषताएं नहीं हैं। जैसा कि आगे देखेंगे, प्रारंभिक वैदिक जन कृषि के साथ पशुपालन करते थे, वे ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। प्रारंभिक वैदिक जन हड़प्पा संस्कृति के प्राय संपूर्ण क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वे लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगर अवस्था 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक बनी रही, लेकिन ऋग्वेद का काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों और वैदिक लोगों को बिल्कुल समान वनस्पतियों और पशुओं की जानकारी थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गेहूं, तिल और मटर की भी जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग गेंडा से परिचित थे, लेकिन यह वैदिक लोगों को अज्ञात था। बाघ के साथ भी यही बात है। वैदिक जन के मुखिया अश्व सवार होते थे। यही कारण है कि इस पशु का ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ। लेकिन हड़प्पा नगरवासियों को घोड़ों की जानकारी शायद ही थी। हड़प्पाई मृणमूर्तिकाओं में हाथी मिलता है, लेकिन प्राचीनतम वेद में यह घोड़े की तुलना में महत्वहीन है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को लेखन कला ज्ञात थी। उनकी लिखाई को, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के लोगों की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंद आर्य भाषा बोलते थे, जिसके भिन्न भिन्न रूप अभी भी दक्षिण एशिया में प्रचलित हैं। निरंतरता की समस्या। कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति के बने रहने की चर्चा करते हैं और दूसरे विद्वान इसके नगरीकरण से देहातीकरण में परिवर्तन पर विचार करते हैं। चूंकि नगरीय संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की मौलिक विशेषता थी, अतएव उसके समाप्त हो जाने पर हम इस संस्कृति के बने रहने की बात नहीं सोच सकते। इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के नगरों का देहातीकरण साधारण रूपांतरण नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1500 वर्षों के लिए नगर, लिपि और पकी ईंटों का लोप हो गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तत्व उत्तर भारत में कुषाण काल के नगरों के अंत के बाद लुप्त नहीं हुए थे। कहा जाता है कि उत्तर भारत के गंगा मैदानों और अन्य क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति 1900 ईस्वी पूर्व में अपने अंत के बाद भी बरकरार रही, लेकिन प्रथम सहस्त्राब्दी के प्रथमार्ध की मानी जाने वाली चित्रित धूसर मृदभांड PGW की संस्कृति में हड़प्पा की कोई प्रमुख विशेषता नहीं मिलती। चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति में बड़ी इमारतें, पकी ईंटें, कासा, नगरीकरण और लिखावट नहीं मिलती। दूसरी ओर इस संस्कृति की अपनी विशिष्ट मृदभांड है। यद्यपि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के 1-2 पकी ईंटों के दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं, तथापि उत्तर भारत में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर में ही पकी ईंटें मिलती हैं। इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद लिखावट ब्राह्मी लिपि के रूप में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की संस्कृति में प्रकट हुई, लेकिन यह लिपि बाएं से दाहिने लिखी जाती थी, जबकि हड़प्पाई लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। इसी प्रकार उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की उत्पत्ति हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड से नहीं हो सकती। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की अवस्था में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य गंगा के मैदानों में लोहे के प्रभावकारी प्रयोग ने नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया, लेकिन लोहे और सिक्के जो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के साथ मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के अंग नहीं है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति के कुछ छुटपुट मन के गंगा के मैदानों में पहुंच गए, तथापि इन्हें हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख तत्व नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड और मृणमूर्तियां 2000 ईस्वी पूर्व के बाद तक बनती रही, लेकिन केवल यही वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। फिर भी हड़प्पा संस्कृति के छुटपुट तत्व राजस्थान, मालवा, गुजरात
और ऊपरी दक्कन की ताम्रपाषाण संस्कृतियों में बरकरार रहे। ऐसा लगता है कि 1900 ईस्वी पूर्व में नगरीय हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद हिंद और आर्य और तत्कालीन मौजूदा संस्कृतियों के बीच कुछ आदान प्रदान होते रहे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की मानी गई मुंडा और प्राक द्रविड़ भाषाएं जारी है। पारस्परिक आदान प्रदान के कारण आर्य तथा प्राकार्य दोनों भाषाएं समृद्ध हुई। हालांकि संस्कृति में मिट्टी के बर्तन और कृषि के लिए प्राकार्य शब्द पाते हैं, लेकिन हिंद आर्यों की भाषा के ही, जो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में फैली थी, अधिक शब्द पाते हैं।